वेलकम प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले जो आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्न है वो क्या है? ये है वह घटना जिसमें कोई उच्च स्तर का इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एक्साइटेड स्टेट में है, 10 की पावर -8 सेकंड में निम्न ऊर्जा स्तर पर लोअर एनर्जी स्टेट पर आ जाता है और वो रेडिएशन रिलीज करता है अपने में से। तो व्हाट इज दिस? इट्स अ वेरी सिंपल। फिजिक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं, केमिस्ट्री में भी, दैट इज कॉल्ड प्रतिदीप्ति। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है और चमक उत्पन्न होती है, रेडिएशन रिलीज करता है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन 1, दैट इज कॉल्ड प्रतिदीप्ति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, नहीं तो गलत होने के चांसेस हैं इसमें अगर हल्के में लेंगे तो। 50 ग्राम साइक्लोहेक्सेनोल से 20 ग्राम साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती हो तो इसका प्रतिशत उत्पादन कितना है? इसको करके देखना पड़ेगा। देखिए साइक्लोहेक्सेनोल ये है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, इसको जब हमने हीट किया, ये कहा गया कि इससे साइक्लोहेक्सीन मिलती है, ये मिलती है साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन उसने अपनी तरफ से ये कहा कि अगर हम 50 ग्राम को इसको गर्म करते हैं तो हमें 20 ग्राम ये मिलता है। तो एक बार चेक करते हैं, अगर 100% बात होती तो कितना मिलता है इसका? अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये हो गया है C7 और हर जगह 2 हाइड्रोजन है ऐसे, ये यहां पर 1 है और एक ये हो गया 2 H12O, कुल मिलाकर के 12 84 + 12 + 16 इसका। तो ये कितना हो गया भाई? लगभग 100 के आसपास बन रहा है, 100 के आसपास। 6 और 2 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 3 और 8 11, 111 है ना। कार्बन कितने हैं? 6 है, सॉरी 6 कार्बन, 12 × 72, ये तो 100 हो गया पूरा, 100। मतलब आप एक मोल अगर साइक्लोहेक्सेनोल लेते हैं तो आप उसका 100 ग्राम लेते हैं और उसको नॉर्मली गर्म करेंगे तो इसका कितना मिलेगा आपको? 6 ये, तो यहां से हो गया C6 और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 6 8 9 10, H10। तो 12 × 72 12 होता है मॉलिक्यूलर मास कार्बन का, 6 कार्बन है, 72 + 10 82। मतलब ये होना चाहिए था कि अगर आप 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनोल गर्म करते तो आपको 82 ग्राम मिलता है। चूंकि उसने 50 कहा तो रियली में अगर आप 50 ग्राम करते तो आपको उसका हाफ 41 मिलता, बट यू आर गेटिंग 20 ग्राम ओनली। इसका मतलब है कि 41 जो है वो 100% अगर मैं मान लूं तो सिर्फ मुझे ये निकालना है कि 20 ग्राम मुझे जो मिल रहा है वो कितना परसेंट है। तो 20 ग्राम कितना परसेंट हो गया है इसका 41 का? दैट इज नियर अबाउट 49। बात समझ में आ गई? इसमें मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में बस सिर्फ ये देखना था कि साइक्लोहेक्सेनोल को गर्म करेंगे तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा, तो कितना उसको मिल जाना चाहिए था। क्योंकि इसमें से बस वाटर रिलीज हुआ है 18 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन दोनों का टोटल मास इज इक्वल टू इसका मास। तो अगर 1 मोल हम लेते, 100 ग्राम लेते तो हमें 82 मिलता, और हम चूंकि वहां 50 की उसने जिक्र किया, हम 50 लेते तो हमें 41 मिलना चाहिए था, बट वी आर गेटिंग ओनली 20 ग्राम। तो परसेंट यील्ड बहुत कम आई है, इसका मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज थी, तो हमने वो परसेंट यील्ड निकाल ली। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये जो सवाल हैं, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, एकलव्य एजुकेशन का हिंदी माध्यम का पेपर 1, पेपर 2 में कंप्लीट करा चुका हूँ और पेपर 1 के मैंने पहले 21 क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये 21 के बाद के हैं 22 और ये उस सेट में क्वेश्चन नंबर 23 है। तो हमारे पास में 20 टेस्ट पेपर हैं। और एक और बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज शायद आप उसको यूज नहीं करते। बहुत काम की बात है आपके लिए, बेहद काम की बात। आप एकलव्य एजुकेशन की 3 वेबसाइट हैं, अलग अलग काम के लिए हैं सब, लेकिन आपके काम की एक और है,
उसका जो लिंक है मैं आपको दे रहा हूं www.eklavyaCenter.com। यहां क्या मिलेगा आपको? यहां आपको 20 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 20 टेस्ट पेपर, और उनमें से 2 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री हैं, पूरे नीट के लिए फ्री हैं आप सबके लिए। लेकिन अगर आप हमसे बातचीत करेंगे, आप कहेंगे, तो बाकी टेस्ट पेपर भी आपको खोल दिए जाएंगे आपके लिए। इसमें आपको जब खोलेंगे तो लिखा हुआ है हमारे टेस्ट लेने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक कर देंगे, वहां पर अपनी जानकारी भरेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद जब आकर के साइन इन करेंगे तो आप उस पेपर को दे सकते हैं। जैसे ही सेट 1 पे आप क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, और इधर कोने पर आपका टाइम लिखा होगा 180 मिनट। यहाँ पर पहला सवाल आ जाएगा जैसे आप स्टार्ट करेंगे। सवाल पढ़ा, आंसर पे क्लिक कर दिया, सबमिट करके नेक्स्ट किया, तो वहां पर टाइम चलता रहेगा। उससे क्या होगा, आप उस बंधन में आ जाएंगे कि 3 घंटे में पूरा पेपर हल करना है। और अगर आप 3 घंटे में पूरा हल नहीं कर पाते तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। या अगर पहले कर लेते हैं तो सबमिट कर देंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि चलो मुझे तो सिर्फ बायोलॉजी दे करके देखना है, तो उसी हिसाब से आप जितना टाइम लेते हैं आपको पता चलेगा मैंने बायोलॉजी कितने टाइम में अटेम्प्ट किया, फिजिक्स कितने टाइम में अटेम्प्ट किया। और जैसे सबमिट करेंगे, सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपको रिजल्ट दिखाई देगा, कितने मार्क्स आपके आए हैं पहले आपको वो लिखा मिलेगा। सही, अगर आपने 20 क्वेश्चन सही है ऐसे लिखा मिलेगा, और आपके अगर 10 क्वेश्चन गलत हैं तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा -10, और ओवरऑल आपका जो रिजल्ट बन रहा है वो सब्ट्रैक्ट करके वो लिखा मिलेगा। और फिर आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं वहां से व्यू रिजल्ट करके। तो जो गलत है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, और जो आपने सही किया है उस पर ग्रीन साइन रहेगा बाद में जब रिजल्ट देख रहे होंगे, जो आपने गलत किया है उस पर रेड रहेगा। तो कितना अच्छा है, आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और टाइम बाउंडेशन वहां आप चेक करेंगे, फिर दोबारा जब आप टेस्ट देंगे सेम वेबसाइट पर सेम तरीके से, और आप रिजल्ट देख रहे होंगे तो आपको पहला रिजल्ट भी दिखाई देगा। पहले रिजल्ट में कितने आए थे यहाँ लिखा रहेगा, दूसरे पेपर में कितना आया है यहाँ लिखा रहेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, पहले कितने नेगेटिव किए थे अब कितने कर रहे हो। तो बहुत काम का है ये, बहुत काम का है। करना है तो काम का है, करना नहीं है तो बहुत सारे साधन आपके पास में हो तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसी मैं बातें आपको बताता रहता हूँ। साधन कम हो और उनको यूटिलाइजेशन करने की हिम्मत ज्यादा हो तो ही मजा आता है। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होगा तो ये सेम वीडियो दोबारा देखेंगे और उसको कर लेंगे आप। वैसे हम इनको करने भी वाले हैं, जो बच्चे मोबाइल ऐप में हैं उनको हम इसके जरिए जोड़ने वाले हैं आने वाले समय में। तो अब तीसरा जो सवाल है वो ये है कि किसी स्वतः घटित होने वाले प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन होता है, यानी कि व्हाट इज ट्रू अबाउट एंट्रोपी इफ योर सिस्टम और योर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। आप सबको पता है, बहुत आसान सा सवाल था। ये देखिए क्या है ये, PCVC/TC मतलब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट R। तो इक्वेशन आपको पता है एक कि PV = होता है nRT, ये होता है। और P जो प्रेशर है, अगर मैं उसको क्रिटिकल प्रेशर लेता हूं, आसान नहीं है, छोटा लग रहा है देखने में लेकिन खूब दमदार क्वेश्चन है। कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इसको। एक तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और अभी क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल वॉल्यूम की चाहिए, मतलब फॉर्मूला चाहिए इनका, अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट R। जब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे किसी की वैल्यू होती है 3B, किसी की होती है 27/RB, तो वो जब सारी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यहां पर जो निकल के आएगा N, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू आएगी 0.375। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि करके देखने में बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे याद होना चाहिए आपको, क्रिटिकल प्रेशर = क्रिटिकल वॉल्यूम = क्रिटिकल टेम्परेचर = अलग से भी याद करें, लेकिन यहां वैल्यू पुट करके अगर हम करने लगे तो 1 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, जो कई सारे सवाल हमारे खराब कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट रहेंगी तो वो याद कर लेंगे। इन
तीनों का जो रेशियो है गैस कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में वो ये आने वाला है 0.375। अब नेक्स्ट, एडिपिक एसिड को हेक्सामेथिल डायमीन के साथ गर्म करने पर जो पॉलीमर मिलता है, आपको पॉलीमर प्राप्त होता है, वो कौन सा है? एडिपिक एसिड रिएक्ट विद हेक्सामेथिल डायमीन एंड वी गेट ए पॉलीमर. व्हाट इज नेम ऑफ दिस पॉलीमर? दैट इज नाइलॉन 6. क्योंकि 6 कार्बन इसमें होते हैं, हेक्सामेथिल लिखा हुआ है, एडिपिक एसिड में भी 6 होते हैं. एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2,4COOH. ये होता है. हेक्सामेथिल डायमीन होता है एन मॉलिक्यूल ऑफ NH2, CH2 का 4 एंड NH2 एंड वी आर गेटिंग डायमाइड CONH. पॉलीएमाइड बनेगा और उसका नाम होगा नाइलॉन 6. ये होता है. धर्मवीर जी गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट जो है वो ये है, जब किसी एसिमेट्रिक यानी कि असीमित अणु की असीमित एल्कीन पर योग होता है तो अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है. ये किसका नियम है? याद हो आपको तो जैसे ये है CH2 प्लस HCl. ये एक एग्जांपल हम लिया करते थे. इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन कम होते हैं. इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम. मार्कोनिकॉफ लिखने का तरीका है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. अच्छा, ये है गंधक अम्ल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को. कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिसोर्सिनोल को रिएक्ट कराया गया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो उससे क्या मिलेगा? याद कर लीजिएगा इसको. फिनोफ्थलीन मैंने कल बनाया था, ये तो मैंने कल बनाया था. इसमें तो फिनोल होता है. फिनोल जब रिएक्ट करता है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बनता है. लेकिन रिसोर्सिनोल को अगर आप लोगे, रिसोर्सिनोल क्या होता है भाई? आपने पता है ना, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोल. 1,3 पर अगर मैं लगाता हूं, 1,3-डाइओल बेंजीन पर, ये रिसोर्सिनोल होता है, रिसोर्सिनोल. और अगर यहां लग गया ये तो कैटिकोल है ना, और 1,4 पे लग गया तो हाइड्रोक्विनोल. तो फ्लोरोसिन मिलता है आपको, ये याद करिएगा प्लीज. फ्लोरोसिन. मोहम्मद, अच्छा जी आप भी जुड़े हैं, बिल्कुल सही. नहीं एनिलीन नहीं, पता नहीं क्या आपने दिया, देखें. मैथिल ऑरेंज नहीं, मैथिल ऑरेंज नहीं, मैथिल ऑरेंज नहीं बनता है. NaOH द्वारा अपचरित किए जाने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है. मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोबेंजीन देता है. अच्छा, नाइट्रोबेंजीन इसके द्वारा करने पर, NaOH के अपचरित करने पर क्या देता है? क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करिए, चाहे आप SN/HCl के द्वारा करिए या Fe/HCl के द्वारा करिए या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करिए, नाइट्रोबेंजीन एक ही चीज बनाता है, एनिलीन, है ना. और ये एनिलीन बनाता है. और यहां पर अगर NO2 बनाना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एजोबेंजीन जिसको बोलते हैं. अगर एजोबेंजीन से NO2 बनाना है NaOH की प्रेजेंस में, तो ये होता है, इससे एनिलीन बनता है. एनिलीन से हम फिर ये बना सकते हैं, कैसे? NaNO2 प्लस HCl से. नेम रिएक्शन भी याद होगी ना, इसका नाम क्या है? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. तो 8वां क्वेश्चन क्या आंसर हुआ आपका? एजोबेंजीन का आपने NaOH की प्रेजेंस में किया है तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिला. और अगर ये पूछा होता नाइट्रोबेंजीन इनसे रिडक्शन करने पर क्या बनाता है, तो एनिलीन आपका ऑप्शन होगा. और एनिलीन को अगर ये करा दे, मैंने एक जगह 3 इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, तो उसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना. अब हमें अगला सवाल, बहुत सिंपल है. इनमें से सबसे कम बेसिक कौन है? आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है. इनमें सबसे कम बेसिक कौन है? NF3 सबसे ज्यादा बेसिक.
सबसे कम बेसिक, क्योंकि फ्लोरीन का काम जो होता है और तो वो भी 3 फ्लोरीन लगे हैं भाई, है ना। तो यहाँ जो लोन पेयर हैं उनको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। तो इसकी जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, हाँ वो सेंड मायर रिएक्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्ताफ जी। और NF3 जो है इसमें सबसे कम बेसिक है, बाकी सब ज़्यादा बेसिक है। ये भी बेसिक है क्योंकि यहाँ पर जो R ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, खूब सारे लोन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने से बेसिसिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने से एसिडिटी बढ़ती है। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि बेसिसिटी घटती है। ओके, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन टेंडेंसी वाला कौन सा आयन है इनमें? प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन है, इंग्लिश में बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम पोलराइजेशन कैपेसिटी वाला आयन कौन सा है? तो एक सोडी-फाजन्स का रूल आता है, वो कहता है स्मॉल होना चाहिए साइज और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, है ना। कैटायन का साइज बड़ा हो, एनायन का छोटा, ये सब सॉरी कैटायन छोटा एनायन बड़ा। लेकिन फ्लोरीन की जो नेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये ज्यादा पोलराइजेशन डेवलप कर देता है कंपाउंड के अंदर। क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो Na से ज्यादा पोलर हो जाएगा NaBr, उससे ज्यादा NaCl और सबसे ज्यादा NaF। ठीक है। नाउ उस एक युग्म को इंगित कीजिए जिसका एक तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्वों में और दूसरा सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व में। मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले वाले ये हैं। इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव लिथियम का कल भी जिक्र आया था। लिथियम को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं मानेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेशक रिड्यूसिंग सीरीज में सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए सीजियम होता है, लेकिन सीजियम के यहाँ पोटेशियम लिखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा, फ्रेंशियम होगा। फ्रेंशियम बहुत पॉजिटिव है, बेशक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसका हाफ लाइफ कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा भी आप कंसंट्रेट करें तो बहुत आसानी से आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मुश्किल से 45 में से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और 10 सवाल तो ऐसे होते हैं कि आपने देखा और कर दिए। जैसे यहाँ पता है तो बस हो गया वो, उनमें अगर नहीं पता है तो फिर नहीं होंगे वो। बहुत आसान होते हैं कुछ तो। ये इनऑर्गेनिक से है, आपको बताना है। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड का नाम है IUPAC। ये किसका नाम लिखा हुआ है इनमें से ये बताना है। टेट्रामाइन PT सेकंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। 2 बार सेंट्रल एटम है तो इसका मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, सभी में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हुए हैं। ओके, टेट्रामाइन प्लेटिनम सेकंड और टेट्रा, तो पहले टेट्रामाइन प्लेटिनम, टेट्रामाइन प्लेटिनम, टेट्रामाइन प्लेटिनम, इसमें क्लोरो है ये नहीं आएगा, ये पहले दिया ये नहीं है, तो A और C। दूसरा टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड, ये वाला ऑप्शन है आपका A ऑप्शन। होता क्या है, इसलिए सवाल पूछा ये कि जब PTCl, वो दोनों सेम है क्या, PTNH34, PTNH34, हाँ इसमें प्रॉब्लम है। इसमें देखिए ये आपने C दिया है हिमांशु, अगर मैं इसका नाम लिखूं, देखिए सेंट्रल एटम यहाँ 2 बार आने का मतलब होता है कि ये अलग होना चाहिए था। देखो है ना, लग रहा था ना एक जैसे, ये ऐसा होना चाहिए था, ये यहाँ पर बंद होना चाहिए था, अब सेम है। तो इसके लिखने में गलत है, तो C ऑप्शन नहीं होगा आपका, A ऑप्शन है। इसमें 0 होता है इसका चार्ज, जब एक पर 0 है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को पहले लिखा जाएगा, उसके जितना भी चार्ज होता है इस पे 4 आएगा, तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है बेटा, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बना, गलती आपको पता चल गई होगी ना, माइनर। देखो मैं भी एक बार से सोच गया था कि दोनों सेम कैसे आ गए, तो माइनर मिस्टेक थी, मतलब तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कुछ और वीडियो उसी टाइटल की मेरी देख सकते हैं, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन के IUPAC पर लगभग मैंने
5 से 6 वीडियो इसी टॉपिक पे की हुई है, बस ढूंढने की देर है, आपको ढूंढनी पड़ेगी वो। नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें कौन सा ठीक से मैच किया हुआ है, आपने जवाब देना है कौन सा ठीक से मैच है इनमें से। फेज रूल, प्रावस्था नियम, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या लैंगम्यूर ने दिया था। लैंगम्यूर का तो नाम सरफेस केमिस्ट्री में आता है ना, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें आता है इसका। ओस्टवाल्ड का तो डाइल्यूशन का नियम होता है, तनुता का नियम, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होता। एंट्रोपी जे थॉमसन नहीं है, जे थॉमसन का नाम नहीं जुड़ा हुआ एंट्रोपी के साथ में। तो ला सातलिए का जो नियम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से है, ला सातलिए का जो नियम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके के सवाल बहुत आसान से। अगला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये बताना है। वितरण नियम का अध्ययन 2 मिश्रणीय विलायकों के मध्य किया जाता है, नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो उनके मध्य में किया जाता है जो पूरी तरीके से मिक्सेबल नहीं होते एक दूसरे में, उनको इजीली सेपरेट करने के लिए वितरण का नियम आता है। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, शायद एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल की उपस्थिति ओस्मोसिस में होती है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। हमें सत्य स्टेटमेंट ढूंढना था, मिल गया, बाकी देखना ही नहीं पड़ेगा। फेज रूल केवल समांगी निकायों पर लागू होता है, असमांगी पर भी होता है फेज रूल। और दूध एक पायस है जिसमें प्रोटीन के कण जल में परिक्षिप्त होते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं करके वसा लिया जाता है ना, तो ये गलत थे और आपको पता चल गया बी ऑप्शन है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक विलेय में जल का 1 मोल और एथेनॉल के 4 मोल है, मतलब उसका 1 मोल है और इसके 4 मोल है। तो अगर हम उनका मोल फ्रैक्शन निकालें तो 1/5 दैट इज 0.2। इसमें जल व एथेनॉल के मोल भिन्न होंगे, किस केस में वो डिफरेंस आएगा। 0.2, 0.8 जब आप उसका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो सेम आएगा, क्योंकि 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.8 तो वो 0.2 ही आ जाएगा, है ना। तो आप अगर देखेंगे इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें अच्छा सेम, इसमें जल एवं एथेनॉल के मोल भिन्न होंगे, तो आप निकाल कर देख लीजिएगा किस केस में डिफरेंस आएगा, या सेम पूछा है, डिफरेंस नहीं बल्कि सेम पूछना चाहिए। सवाल होगा मोल प्रभाज सेम होगा, मोल प्रभाज सेम होगा, समान होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो गया है आपका, पहले ऑप्शन में ही समान आ जाएगा। सवाल अधूरा लिखा हुआ है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋणावेशित कोलाइड को स्कंदित करने का क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है। देखिए कुछ सवाल ऐसे ना जो रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, तो कहीं ना कहीं वो सेट होने इसलिए रिपीट करते हैं। इसको हार्डी-सुल्जे का नियम बोलते हैं, प्रश्न रसायन चैप्टर में है। उसमें कहा गया कि जिसमें कैटायन जितना ज्यादा होता है, चार्ज जितना ज्यादा होता है, उतनी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ती जाती है, और कोएगुलेशन होने के लिए जरूरी है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो जब आप इसको तोड़ेंगे पता है कितना चार्ज आएगा, 4K प्लस, और नेगेटिव पे कितना आ जाएगा, FeCN6 4 माइनस, तो 4 नेगेटिव है सबसे ज्यादा, किसी पे 4 नेगेटिव नहीं आएगा। इस पे PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और Cl पे 1 माइनस। क्लियर हुआ कंसेप्ट। हाँ, अगला सवाल, किसी यौगिक में सल्फर के परीक्षण में, ये वो है सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम निष्कर्षण जो टेस्ट होता है, सल्फर के परीक्षण में सोडियम निष्कर्षण, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाया जाता है तो एक बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, किसकी वजह से होता है। सल्फर का टेस्ट है, क्योंकि आपके नीट में जो आपके ग्रुप रेडिकल टेस्ट हुआ करते थे, क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, उनका जो परीक्षण आप करते थे प्रयोगशाला में अपने स्कूल में, कुछ बच्चे हैं बेचारे जिन्होंने नहीं किया होगा, जिनके स्कूलों में नहीं कराया होगा, तो वहां पर ये सिखाए जाते हैं आपको। और यहाँ ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, अब तो इसको बहुत स्कूल में नहीं कराया जाता, लेकिन पहले हम कराया करते थे। उसमें क्या होता था, एक इग्निशन ट्यूब होती थी, ज्वलन नली, और वो बिल्कुल ऐसी होती थी, अगर देखा जाए तो जैसे कैप है किसी पेन का, बस इतनी सी, इससे भी बारीक। इसमें सोडियम का पीस लेते थे, बहुत छोटा, गेहूं के दाने के जितना,
ऊपर से इसमें जो साल्ट होता था हमें दिया जाता था वो डालते थे और फिर इसको बर्नर पे गर्म करते थे। जब ये रेड हो जाती थी, बिल्कुल रेड हॉट, तो इसको पोर्सलिन चाइना डिस्क में डिस्टिल वाटर लेकर एकदम लाल को, गरम गरम लाल को उसमें डुबो देते थे अपने आप को बचाते हुए। ये टूट जाती थी, फिर हम उसको बॉयल कर लेते थे, उस वाटर को फिल्टर करते थे। फिल्ट्रेट के अंदर वो सारी चीज़ें होती थी, तो उसमें से फिर हम क्लोराइड का टेस्ट, हैलाइड का टेस्ट, नाइट्रोजन के टेस्ट, सल्फर के टेस्ट, वो सब टेस्ट लगाया करते थे। तो इसमें ये याद करना पड़ेगा, एग्जामिनर भी इसको बहुत पूछता है। इसमें जो रंग आता है वो आता है आपका सोडियम, हाँ फेरोसाइनाइड, ये वाला Na4FeCN का 5NOS। प्लीज याद करेंगे और लिख भी लेंगे इस सवाल को। ज्वाला परीक्षण याद करेंगे। एक आपको याद करना है वो आपका बोरेक्स बीड टेस्ट, वो भी आप याद करके जाएंगे। नेक्स्ट है एक कैरस नली में ये कंपाउंड है, इसमें HNO3 डालकर AgNO3 डाल दिया गया, तो आपको पता व्हाइट कलर का पीपीटी आएगा AgCl का। ये एक ही चैप्टर से लिए गए हैं दोनों क्वेश्चन। पिछले वाला तो था आपका एसिड बेसिक रेडिकल टेस्ट से, और ये वाला जो सवाल है ऑर्गेनिक में से है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से। कैरोस ट्यूब जो है वो इन्हीं के टेस्ट के लिए प्रयोग की जाती है। तो AgCl का व्हाइट पीपीटी, इनमें से कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर AgBr का होता तो येलो पीपीटी होता, पीले रंग का, और आयोडाइड जो HI होता है उसका होता है डार्क येलो। अच्छा, डॉक्टर आशु जी कुछ कह रहे हैं, सॉरी सर मुझे पता ही नहीं चला नोटिफिकेशन का। कोई बात नहीं बेटा, बाद में भी आप देख लिया करो अगर नहीं हुआ, लेकिन लाइव में आने का मजा कुछ और होता है कि रूबरू हो जाते हैं हम साथ साथ। हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगला। इनमें से चलाव्यवता किसमें पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टोटोमेरिज्म? टोटोमेरिज्म, TAUTOMERIS, अंग्रेजी में टोटोमेरिज्म किसमें पाई जाती है? इसके लिए जरूरी है कि वे एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनाइल तो हो गए दोनों में, उनमें क्या होना चाहिए कि यहाँ जो कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन हो और ये कार्बन डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हुआ, ये शर्त होती है उसकी। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इधर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही कंपाउंड बचा यहाँ है और ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा। ये C डबल बॉन्ड हो, इसकी वजह से ये यहां पर जो CH2 है ये शो करेगा, ये है, ठीक है। तो D ऑप्शन है आपका, ठीक है। इसके बाद ये फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।